मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी एज ए टीचर। शादी से पहले का मेरी लाइफ जो थी, 12th करने के बाद एज ए टीचर और एज ए ट्यूटर मैंने काम किया एक प्राइवेट स्कूल में। एक स्कूल के बाद दूसरा स्कूल, दूसरे स्कूल के बाद किसी इंटर कॉलेज में। वही होता है फिर, जैसे हर घर में होता है, वही सास बहू के झगड़े स्टार्ट हो गए। और उस टाइम मुझे मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, ना ही मेरे हस्बैंड की फैमिली और ना ही मेरी फैमिली। जब आप कमज़ोर होते हो ना, अंदर से लोगों को ये पता चल जाए ना कि आप कमज़ोर हो, तब आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ इज आसिया सरफराज और आज मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करने वाली हूँ। जो पिछले 20 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, वो उसका एक लम्हा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी मेरे लाइफ में अब तक ऑब्स्टिकल्स आई थी, वो सब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए इंस्पायरेशन हो और हो सकता है किसी के लिए ये वीडियो सिर्फ एक टाइम पास हो, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप भी मेरी इस जर्नी से रिलेट कर पा रहे हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए ना, और इस वीडियो को एंड तक देखना कि शायद ये मेरी कहानी नहीं है, मेरी जैसी हजारों हाउसवाइफ की कहानी है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आपके पास आपके नियर एंड डियर में कोई भी ऐसा बंदा हो जो बहुत ही लोनली फील कर रहा हो, या उसको इंस्पायरेशन चाहिए, या उसको उसकी कहानी भी मेरी जैसी हो, तो उसको एक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। हो सकता है उसके मेरे इस जर्नी से उसको कुछ हौसला मिले और वो भी अपनी लाइफ के लिए अच्छे डिसीजन ले सके। तो मेरे कहानी भी वहीं से शुरू होती है, जैसे हर एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी शुरू होती है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। वहाँ पे मेरे फादर की भी वही फाइनेंशियल कंडीशन थी जो मोस्टली मिडिल क्लास में होती है, सर्वाइव और स्ट्रगल। मैंने जैसे तैसे करके 12th क्लियर किया, क्योंकि मेरे 6 बहन भाई थे, उन सबका भी मेरे फादर के ऊपर बर्डन था, उनको भी एजुकेट करना था। लेकिन आज से 20 साल पहले इतनी महंगाई नहीं थी, बट जो भी इनकम होती थी वो हमारी फैमिली के लिए इनफ नहीं थी। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरी एजुकेशन भी वहीं पर हुई। मैंने 12th साइंस ग्रेड से पीसीबी ग्रुप से किया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए, मेरे फादर अफोर्ड इतना नहीं कर सकते थे कि वो मुझे और मेरे भाई की एजुकेशन साथ में चल रही थी, जो वो पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पढ़ रहा था। हम दोनों बहन भाई साथ में पढ़ रहे थे, इसलिए मेरे फादर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि दोनों बच्चों की एजुकेशन का बर्डन उठा पाएँ। इसलिए मैंने अपनी एजुकेशन को प्राइवेट करने का डिसीज़न लिया और फिर मैंने ग्रेजुएट किया प्राइवेट, और उसी टाइम से मेरी स्टडी लाइफ स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बीए में एडमिशन नहीं लिया, बल्कि मैंने बीए प्राइवेट स्टार्ट किया, और उसी बीए को प्राइवेट स्टार्ट करते हुए मैंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब स्टार्ट की। 12th करने के बाद ही मेरी स्टडी लाइफ स्टार्ट हो गई और मैंने वहाँ से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी एज ए टीचर। मैंने बीए किया, उसके बाद एमए इंग्लिश में किया, उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स में किया। ये 7 साल मैंने टीचिंग किया। टीचिंग एमए के फाइनल, इकोनॉमिक्स का फाइनल एमए होते होते मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद जैसे हर लड़की के साथ होता है वही मेरे साथ हुआ। शादी के बाद शादी मेरी अहमदाबाद में हुई, गुजरात में। वहाँ पे आने के बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी। टाइम तो जॉब मिलना बहुत इजी होता था, लेकिन मेरे फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मेरे घर का माहौल वैसे ही बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक था, बहुत ही इस्लामिक कल्चर था, तो मेरे फादर मुझे अलाउ नहीं करते थे कि मैं किसी ऑफिस में जाके जॉब करूं या वहाँ पे नौकरी करूं। यहाँ वो भी स्ट्रिक्ट थे बहुत, पर्दे को लेके मेरे साथ मेरे बचपन से ही। इसलिए उन्होंने मुझे कहीं पर भी जॉब करने की इजाज़त नहीं दी और ना ही किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करने का करना मुझे अलाउ किया। तो इसी तरह से प्राइवेट, क्योंकि हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, तो वहाँ पे मैं आराम से नकाब पहन के जा सकती थी और वहाँ पे मैं जॉब कर सकती थी। उसके साथ ही मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी, कोचिंग चला रही थी, ट्यूशन्स वगैरह कर रही थी। सुबह से लेकर दोपहर तक मैं स्कूल में रहती थी, फिर दोपहर से वहाँ से आने के बाद मैं कोचिंग चलाती थी, उसके बाद रात को आके मैं अपनी पढ़ाई करती थी। शादी से पहले की मेरी ये जर्नी यही रही, बस रूटीन यही रहा 7 साल तक। और उसी अपनी ही कमाई से जो भी मेरी इनकम आती थी, उसी से मैंने अपना ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारी एजुकेशन मैंने उसी अपने पैसे से स्टार्ट किया। एज ए टीचर
शादी से पहले का मेरी लाइफ जो थी, 12th करने के बाद एज ए टीचर और एज ए ट्यूटर मैंने काम किया। एक प्राइवेट स्कूल में, एक स्कूल के बाद दूसरा स्कूल, दूसरे स्कूल के बाद किसी इंटर कॉलेज में। वहाँ पे भी मैंने 10th तक के बच्चों को इंग्लिश वगैरह पढ़ाया। और दोपहर को आती थी, इसको सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में रहती थी, दोपहर से लेकर शाम तक आके ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके बाद रात को आके अपनी पढ़ाई करती थी। बस इसी तरह से मेरे पिछले ये 7 साल गुजरे। जैसे ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ 2005 में, एक पोस्ट ग्रेजुएट 2003 में कंप्लीट करा, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट 2005 में कंप्लीट करा, और उसके बाद ये जनवरी 2006 को मेरी मैरिज हो गई। और मैरिज होने के बाद मैं गुजरात में आ गई। अब शुरू होती है असली मेरी लाइफ का स्ट्रगल। पहले भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल थे, बट वो पेरेंट्स के करता तो इतना फील नहीं हुआ। उस टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थे। अपना एक बैचलर लाइफ थी, बैचलर लाइफ में अपना खर्चा अपने आप में निकाल लेती थी, अपनी एजुकेशन का भी एक्सपेंस मैं खुद निकाल लेती थी, और अपने ऊपर जो एक्सपेंस होता था वो भी मैं निकाल लेती थी, इसलिए इतना फील नहीं हुआ। लेकिन हर लेडीज़ की लाइफ में असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है आफ्टर मैरिज। तो मेरी शादी अहमदाबाद में, गुजरात में हुई। उसके बाद मैं शादी के बाद, ऑब्वियसली हर लड़की अपने ससुराल चली जाती है, तो मैं भी अपने ससुराल आ गई। मेरे हस्बैंड जो है वो मार्केटिंग फील्ड से थे, तो वो मार्केटिंग वगैरह ज़्यादा करते थे, वो सूरत में करते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड की फैमिली जो थी वो अहमदाबाद में थी, तो थोड़े दिन में हम लोग अहमदाबाद रहे। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरे सास ससुर वगैरह सब हम सूरत में आ गए 2006 में। और उसी टाइम 2006 में आते के साथ ही शायद आप सबको भी पता होगा कि 2006 में सूरत में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। मेरा कल्चर, मेरे हस्बैंड की फैमिली का कल्चर बिल्कुल अलग था, तो मेरा और मेरी सास का कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। मतलब हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे बिल्कुल। वो और उनका कल्चर और मेरा कल्चर एक दूसरे का अपोजिट था। यानी कि यूपी का कल्चर मेरा और उनका गुजरात का कल्चर, उनका खान पान, मेरा रहन सहन बिल्कुल मेरे से डिफरेंट था। और मैं एक हाईली एजुकेटेड गर्ल थी, मैं उनके साथ कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ वही होता है कि जैसे हर घर में होता है, वही सास बहू के झगड़े स्टार्ट हो गए। बहरहाल 2006 में फिर जब बाढ़ आई, बाढ़ नहीं आई थी, उसने मेरी ज़िंदगी को सारा तहस नहस कर डाला। मेरे हस्बैंड का ऑफिस वगैरह जो था, जो वो काम कर रहे थे, वो सब कुछ पानी में चला गया। उसके बाद मैं शादी के बाद अपने मायके गई। जब वहाँ से मैं रिटर्न आई तो घर में ना तो कुछ खाने के लिए था, ना पीने के लिए था। मेरी घर से और झगड़े, लड़ाई झगड़े इतने हो रहे थे। फिर आफ्टर ऑल मेरे सास ससुर जो थे वो हमें लोग को छोड़ के यहाँ से चले गए, सूरत से चले गए। अब उस टाइम सूरत में आने के टाइम सूरत में बाढ़ की कंडीशन थी, इतनी कोई भी काम धंधा ही नहीं था। सूरत में कोई भी काम धंधा नहीं था, सबके काम धंधे ठप हो चुके थे, दुकानों में पानी भर चुका था। 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक पानी था। लोगों के घर मकान तबाह हो गए थे, बिजनेस तबाह हो चुके थे, दुकानों में पानी भर चुका था। तो वहाँ तो काम का तो सवाल ही नहीं था। तो मेरा काम कहाँ से चलता, मेरे हस्बैंड का काम कहाँ से चलता। तो उस टाइम हमारे पास इतना, शादी करके बैठे थे उसी टाइम, तो फाइनेंशियल पोजिशन भी इतनी अच्छी भी नहीं थी उस टाइम, क्योंकि ये शादी अचानक हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड के पास भी ऐसा कोई बैलेंस नहीं था जिससे हम अपना गुजारा कर सकते। बहरहाल कंडीशन कहने का ये मतलब है मेरा, उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और उस टाइम मुझे मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, ना ही मेरे हस्बैंड की फैमिली और ना ही मेरी फैमिली। क्योंकि जब आपका हाल ख़राब होता है ना, जब आप कमज़ोर होते हो ना अंदर से, लोगों को ये पता चल जाए ना कि आप कमज़ोर हो, तब आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। और वही जब आपका वक्त ख़राब होता है ना, जब आपके अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो आप ये समझ लीजिए उसी टाइम पता चल जाता है कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। फिर उस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत परेशान थे, क्या करें। तो उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी, मेरे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो, मैं तो अभी न्यूली मैरिड आई थी, तो मेरा तो कोई समझ में ही नहीं आता था। नया शहर, नए लोग, नया माहौल, तो सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। और ऊपर से इतनी आते के साथ इतनी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर से मेरे हस्बैंड के पास कोई बैलेंस भी नहीं। अब करे तो क्या करे। तो सोचा अपने घर चले जाएं। वहाँ से फिर मैं अपने घर चली गई, लेकिन वहाँ पे भी मेरे फादर ने मुझे कोऑपरेट करने की कोशिश की, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उससे हमारा कुछ भला होने वाला नहीं था। क्योंकि आपको कोई किसी के घर शादी के बाद तो पता ही है ना क्या रिलेशन हो जाता है मायके से। आपको कोई, या तो घर इतना ज़्यादा भरा हुआ हो कि आप फ़र्क नहीं पड़ता कोई 2 लोग के आने से। लेकिन मेरे फादर ने जितनी भी कोशिश कर सकते थे उन्होंने की,
बहरहाल मुझे वहाँ लगा कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता अब, क्योंकि उनकी वो कैपेबल ही नहीं थे, उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर सकते, क्योंकि उस टाइम वो भी एक ट्यूटर थे, वो भी ट्यूशन्स पढ़ाते थे उस टाइम। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा चलो अब यहाँ से चलते हैं, और हम दोनों फिर वहाँ से वापस आ गए। और फिर मैं अपने साल गई अहमदाबाद, वहाँ पे रही। यहाँ पे भी मेरी हस्बैंड की फैमिली का रेस्पॉन्स कुछ ज़्यादा खास नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि जहाँ हमें कंफर्टेबल फील हो कि यहाँ हमें सपोर्ट मिलेगी। बहरहाल दोनों फैमिली में से किसी से भी हमको सपोर्ट नहीं मिला, और हम दोनों ही तनहा फिर वहाँ से दोनों अकेले वहाँ से फिर सूरत आ गए। और जब हम उस टाइम हम रेंट पे रहते थे, और जब हम उस टाइम अपना खाली करके यहाँ से गए थे यूपी पानी से बचने के लिए, पानी से बच के किसी तरह से यहाँ से निकल के भागे थे, क्योंकि यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े थे। हेलीकॉप्टर से ऊपर से पाउल डाला जाता था, और दूध भी नहीं मिलता था, सब्जी भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं मिलता था हमें वहाँ पे। ये समझ लो बॉयल राइस, उबाल के खाली चावल भी हमने खाए, ऐसा टाइम भी गुजारा यहाँ पर। तो जब हमको सोच लिया कि अब तो यहाँ पे एक टाइम का खाने का भी गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो हम वहाँ से अपने फैमिली के पास चली गई मैं ओपी में। लेकिन वहाँ पे थोड़े दिन रह के वहाँ से भी हम वापस आ गए। फिर उसके बाद हम अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ गए, वहाँ पे रहे। तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होता था, वहाँ पर भी। और खाली जब जेब होती है तो पता ही है आपको, हर जगह लड़ाई झगड़े ही होते हैं। तो वहाँ पर भी रोते हुए वहाँ से वापस आ गए दोनों हम। उस टाइम हम जब यूपी में गए थे तो मैं अपना सारा सामान उठा के किसी सामने वाले के फ्लैट में रख के गई थी। तो आके वहाँ से फिर हम सूरत आए, तो वहाँ से सूरत से सामान निकाला। जब हम उस टाइम यूपी चले थे तो मेरे हस्बैंड के पास सिर्फ 250 रुपये जेब में थे। हमको ये भी नहीं पता था कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ रहेंगे, कहाँ हमारा घर है। बस वहाँ से निकल पड़े थे हम। एक ही उक्ति, ये नहीं पता था कि हमें हमारी मंजिल कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, हमें कुछ भी नहीं पता था दोनों को। तो वहाँ से आए, वहाँ से जहाँ हम अपना सामान रख के गए थे वो लोग बराबर फ़ोन करे जा रहे थे, भाई अपना सामान लेके जाओ, यहाँ से सामान लेके जाओ। वहाँ से 250 रुपये लेके निकले। और ये भी नहीं पता था उस टाइम इतनी महंगाई नहीं थी, आज से 20 साल पहले, 19 साल पहले इतनी महंगाई नहीं थी। 200 रुपये दे के रूम ले लिया, और जो 50 रुपये बचे थे उसमें खाना खा लिया रात का, जो कुछ भी मैसर हुआ। अल्लाह का शुक्र दे के सुबह को रात को वहाँ होटल में सो गए, क्योंकि और सुबह को वहाँ से चेकआउट करके जब निकले रूम में से तो जेब में कुछ भी नहीं था, सिर्फ 10 रुपये थे। और वो सामान वहाँ से उठाना था, क्योंकि वो सामने वाले हमारे जो नेबर थे उनका बराबर बार बार फ़ोन आ रहा था कि आप अपना सामान यहाँ से लेके जाइए। अब ना तो जेब में पैसा, ना ही खाने का कोई असबाब कि हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, और ऊपर से वहाँ से सामान भी लेके जाने का, कहाँ रहेंगे। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने, मेरे कोई रिलेटिव के दूर के थे वहाँ पे, तो सोचा कि चलो वहाँ चले जाते हैं, वो भी सूरत में ही रहते थे। तो उनके यहाँ गए और सामान के साथ गए। अब वो लोग चौंक गए, क्योंकि ये कौन है, कहाँ से आया। उनको थोड़ा रेफरेंस दिया कि ये हमारे यहाँ से आए हैं, और कोई रिलेटिव थे हमारे, उनके रेफरेंस से हम गए थे वहाँ पे। तो उनको बोला कि हमको एक मकान चाहिए। और उस टाइम उनके आसपास जेब में हमारे कुछ भी नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए हम दोनों का। तो उन्होंने किसी तरह से अरेंज करके, उतना जगह है वहाँ पे गए। तो वहाँ पे उन्होंने हमें, सामने उनकी खोली वगैरह बनी हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा और दोपहर का खाना भी खिलाया। और वहाँ पे उन्होंने हमें एक मकान दिलवा दिया, एक खोली दिलवा दी, जिसमें सिर्फ एक रूम था, एक बेड डालने का, वो भी सिंगल बेड डालने की जगह थी। उसी में बाहर को थोड़ा सा गैलरी थी, जिसमें एक चौकड़ी बनी थी, वहाँ पे बाल्टी वगैरह रखा हुआ था। ना किचन, ना टॉयलेट, ना बाथरूम, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रूम, एक पलंग। उसी में हमने वो अपना सामान जाके रख दिया। अब घर तो मिल गया, लेकिन खाएंगे क्या, काम धंधा तो कुछ था ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दोपहर का तो उनके यहाँ खा लिया, अब रात को कैसे खाएंगे, रात को क्या करेंगे। बहरहाल दोनों हम घर सेट करते करते सो गए, और रोते रोते सो गए। और वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम में नहीं था। वहाँ पे पूरी खोली में होता है नहीं कि एक पूरी खोली में एक ऐसा होता है, एक टॉयलेट बाथरूम बना दिया जाता है, बस वहीं पे गली में उधर से जाके डब्बा लेके जाने का और वहाँ पे लाइन लगाने की, बस ये सिचुएशन थी। और वहाँ पे मुझे बस ये समझ लो, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं इतनी ज़्यादा एजुकेटेड लड़की और इस सिचुएशन से मैं घिर गई थी। उसके बाद वहाँ पे मेरे
फादर इन लॉ आए, उन्होंने देखा तो और वो इतने मेरे हस्बैंड को देख के उनको खुद इतना रोना आया कि मेरे बच्चे यहाँ पे ऐसी जगह पे रह रहे हैं। वो कुछ मेरी फाइनेंशियली सपोर्ट करने आए थे, लेकिन इतनी देर भी नहीं रुके कि मैं उनको चाय वगैरह बना के देती या वो रहते। वो घर में वो आके मेरे रूम में खड़े नहीं हो पा रहे थे। बस ये सिचुएशन थी मेरे घर की, और वो बाहर से ही वो पैसे दे के चले गए। बस थोड़े बहुत पैसे आ गए थे, बाहर से हमने होटल से ला के खाया, क्योंकि घर में बर्तन पकाने के लिए भी तो घर में किचन चाहिए, बर्तन वगैरह चाहिए, सामान चाहिए। तो अगर हम ये सब बजाने जाते तो जो मेरे फादर इन लॉ पैसे दे के गए थे वो तो सब इसी में खर्च हो जाते। तो होटल से ला के खाया 2-3 दिन। तो फिर ऐसे ही मेरे हस्बैंड चूँकि सूरत में काम करते थे, धीरे धीरे अब सूरत के हालात सुधरने लगे थे, सफाई वगैरह होने लगी थी, काम धंधे ट्रैक पे, मतलब सूरत जो था वो ट्रैक पे लौट रहा था। तो मेरे हस्बैंड के जो उनके काम जिसके साथ वो बिज़नेस वगैरह करते थे, उनको किसी को कांटेक्ट किया तो उन्होंने काम दे दिया। उनको साथ काम उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, उनका ऑफिस वगैरह संभाला। तो उस खोली में मैं एक डेढ़ महीना या सवा महीना 40 दिन जैसा वहाँ पे रही। लेकिन वो कैसे रही वो दिन शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम मुझे ना तो कोई फ़ोन करने वाला था, ना मुझे कोई हालात के बारे में पूछने वाला था, ना मुझसे ये कोई पूछने वाला था कि तुम क्या खा रही हो, कैसे रह रही हो। ये सिचुएशन मैं उस टाइम फील कर रही थी, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, आपके जब बुरा वक्त होता है ना, तो आपको कोई भी कोऑपरेट नहीं करता, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। मेरी फैमिली की सिचुएशन ये थी कि मैंने उनको बताया ही नहीं था कि मैं किस फेज से गुजर रही हूँ, तो कोई पता कैसे करता, क्योंकि मुझे वहाँ से इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला ही नहीं था कि मैं उनको बताती अपने हालात की। आप किसी को जब बताते हो ना, जब आपको कोई हेल्प करने को तैयार हो, लेकिन जब आपको कोई हेल्प करने को ही तैयार नहीं हो तो आप बताए नहीं चाहते कि मेरा यही सिचुएशन है। तो यही हाल उधर भी था और यही हाल इधर था। दोनों साइड, दोनों फैमिलीज़ को हमारे साथ ऐसे रिस्पॉन्ड किया था कि हम उनको चाहते ही नहीं थे कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि हम बताएं। बस हम दोनों ही एक साथ खाते थे, जो भी हमको महसूस होता था कम से कम पैसों में खर्चा करने की कोशिश करते थे, और कम से कम जो सबसे ज़्यादा सस्ता मिले, ताकि ये पैसे जो अभी मेरे पास मेरे फादर इन लॉ दे गए थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र था उस टाइम मेरे हस्बैंड को काम तो मिल सका था, लेकिन काम मिलते के साथ थोड़ी कोई पैसा देता है, उस पैसा आने में भी महीना लग जाता है। तो वो महीने तक तो मुझे वो पैसा चलाना था, तो इसके लिए हमने जैसे तैसे करके वो महीना वहाँ पे काटा। उसके बाद जब उनका महीना पूरा हुआ, वहाँ से उनको इनकम आना स्टार्ट हुई, तब हमने घर चेंज करा और एक अच्छी सोसाइटी में मतलब आगे रहना स्टार्ट करा, जहाँ पे हमें 1 रूम किचन रखा। अल्लाह का शुक्र था कि उस घर में टॉयलेट भी था, बाथरूम भी था, किचन भी था और एक रूम भी था। सोसाइटी भी अच्छी थी, वेल एजुकेटेड लोगों की जगह थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो उस खोली में जो मैंने 40 दिन गुजारे, वो 40 दिन मेरी लाइफ के ऐसे दिन हैं कि मैं मुड़ के जब देखती हूँ तो कभी भी उन दिनों को भूल नहीं पाऊंगी अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद धीरे धीरे काम स्टार्ट हो चुका था मेरे हस्बैंड का, लेकिन बस वो काम ऐसा ही था जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। अपनी लाइफ में मेरे घर में उस टाइम एक लोहे का पलंग, एक लोहे की कबाड़ और कुछ किचन के बर्तन, बस ये मेरी ज़िंदगी था, यही मेरा घर का सामान था। उसके साथ साथ ही बस मेरे हस्बैंड ने थोड़ा काम स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे हम लोग रहने लगे। उसके बाद मेरा पहला बेबी हुआ। उसके बाद फिर हम लोग डिलीवरी के लिए अहमदाबाद चले गए, क्योंकि हम सूरत में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि सूरत में उस टाइम बहुत ज़्यादा सिजेरियन वगैरह डॉक्टर बता रही थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने वाला था, जिसको मेरे हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकते थे और हमारे पास बैलेंस ही नहीं था, क्योंकि जो भी इनकम आ रही थी वो सिर्फ घर के खर्चे में जा रही थी, रेंट वगैरह में जा रही थी। उसके बाद हम अहमदाबाद चले गए और वहाँ पे डिलीवरी वगैरह हुई वहाँ पर, और वो डिलीवरी वहाँ पर भी मेरे हस्बैंड ने काम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उनका वो नेटिव प्लेस था, इसलिए वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ नहीं थे, हम सेपरेट ही रह रहे थे उस टाइम। वहाँ पर भी हमने 1 रूम किचन लेके रहना स्टार्ट करा। वहाँ से थोड़ा मेरा बेटा था, वो थोड़ा बड़ा हुआ 2-3 महीने तक, लेकिन 3 महीने के बाद वो फिर एक्सपायर हो गया। फिर मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और उसके बाद फिर मतलब लाइफ कितने एग्ज़ाम लेती है।
आपकी लाइफ में कितने इम्तहान आते हैं, एक इम्तहान से आप निकल के थोड़ा खड़े होने की सीधे करते हो, कोशिश करते हो, उसके बाद फिर एक ऐसी मार लगती है, फिर आप बैठ जाते हो, फिर आप उठने की कोशिश करते हो, फिर आपको एक झटका लगता है, तो फिर आप मतलब जीतता वही है जो हर बार गिरता है और हर बार खड़ा हो जाता है। ये एक मेरी लाइफ नहीं है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो हर बार खड़ा होने की कोशिश करता है और हर बार गिर जाता है और हर बार खड़ा होने की कोशिश करता है और हर बार गिरा दिया जाता है। अब आप इसको कुदरत की तरफ से भी एक इम्तहान में समझ सकते हो कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, लेकिन मैंने सब्र किया, शुक्र किया, अल्लाह का शुक्र कि उसने मुझे बहुत इनाम से नवाजा। उसका शुक्र एहसान है कि उसने मुझे कभी इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी मैंने कभी ये नहीं किया कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो हो रहा था वो अल्लाह की मर्ज़ी थी। मैंने उसकी रज़ा को मान के उसको कबूल करा और उस आजमाइश से मुझे ये उम्मीद थी कि वो इंशाअल्लाह मुझे इस आजमाइश से एक दिन ज़रूर निकालेगा। तो थोड़े फिर वो एक झटका, वो सदमा ऐसा था कि उससे मैं महीनों तक नहीं बाहर निकल पाई, क्योंकि मेरा एक 3 महीने का बेटा इतना हेल्दी, इतना अचानक मेरा साथ छोड़ के चला गया। फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ, फिर मेरे को एक्सपेक्टेशन हुई, तो फिर मेरे ट्विंस हुए 2। एक अल्लाह का शुक्र है मेरे आज बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों मेरे साथ बिजनेस में भी मेरा सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आफियत के साथ हमेशा सलामत रखे और बेहिसाब कामयाब करे। जो मैंने फील किया है, मेरी ये एक्सप्रेशन है, जो मैंने अब तक मेरे हस्बैंड ने और मैंने स्ट्रगल किया है, जो मैंने फेस किया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे उसको फेस भी करें और वो उस चीज़ का साया भी उनको छू के जाए। तो उसके बाद धीरे धीरे हम वहाँ पे अहमदाबाद में रहे वहाँ पे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं थी। वहाँ पर भी बहरहाल गुजारा हो रहा था धीरे धीरे। वहाँ पे ऐसे ही 10 साल वहाँ पे मैंने गुजारे। जब मेरे बच्चे ट्विंस थे दोनों, तो वो भी, उनको पालना भी मेरे लिए मुसीबत था। वो दिए उस टाइम खुशी हुई, लेकिन उनको मैंने किस तरह से बड़ा करा वो भी मेरे लिए एक स्ट्रगल था। वो भी वहाँ पे भी मैं अकेली बैठ कर रोया करती थी, रात भर मैं सो नहीं पाती थी। उन दोनों को अकेले मैंने सिंगल फैमिली में, मैंने और मेरे हस्बैंड ने उन दोनों को मिलके पाला। जब मैं सारे काम से फ्री होके आ जाती थी नहा धो के, उसके बाद वो घर से बाहर जाते थे काम पे। तो इस तरह से 4-5 साल हमने वहाँ पे गुजारे। जब 5 साल के बच्चे हुए, क्योंकि मैं उस टाइम उनके साथ कोई काम ही नहीं कर सकती थी। 2 बच्चों को संभालना, एक आजकल के टाइम में एक बच्चा नाक में दम कर देता है। हाँ, तो मैंने 2 बच्चे एक साथ पाले, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने। तो हम काम करने का कोई मैं सोच ही नहीं सकती थी। उसके बाद अचानक मेरे दिमाग में आया कि हम सूरत में जाते हैं। फिर 10 साल के बाद मैं सूरत वापस आई और सूरत आने के बाद यहाँ से मैंने काम शुरू किया। जब सूरत में आने के बाद मेरे हस्बैंड ने भी काम स्टार्ट किया, क्योंकि वो सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से थे, उसी फील्ड में काम करते थे। तो उन्होंने अपने मतलब का सेल्स मार्केटिंग के लिए तो बंदे की हर वक्त रिक्वायरमेंट रहती है, बट वो कर लेते थे। इतना हो जाता था कि हमारा घर का गुजारा हो रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं खुद एक एजुकेटेड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, तो मुझे घर में नहीं बैठना चाहिए। इसके लिए बच्चे बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं काम शुरू करती हूँ। मैंने इधर उधर स्कूल में, सूरत के स्कूल में यहाँ वहाँ ट्राई भी किया, बहुत ज़्यादा जॉब की भी कोशिश की और 1-2 स्कूल में जॉब भी किया। लेकिन जॉब करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे हस्बैंड भी घर से बाहर रहते हैं, मैं भी घर से बाहर रहती हूँ, तो बच्चों को कौन देखेगा। बच्चे दिन भर घर में स्कूल चले आते हैं, स्कूल से आने के बाद दिन भर घर में टीवी देखते हैं और वो यही देखते रहते हैं कि मम्मी कब फ्री हो, कब उनके साथ बातचीत करें, कब उनको स्कूल की कहानियाँ, कब हमको वो होमवर्क में हेल्प करें। लेकिन दिन भर काम करने के बाद, जॉब करने के बाद आप इतने थक जाते हो कि आपको अपने बच्चों को देखने के पास आपके पास टाइम ही नहीं होता है। आप कब उनको देखोगे। तो स्कूल में भी जॉब करके मैंने देख लिया, वो आधा दिन की होती थी। उसके बाद मैंने कंपनी में जॉब की, एक वोडाफोन में भी मैंने जॉब की। उसके बाद 2-3 जगह और मैंने जॉब किया, लेकिन उसने 8 या 10 हज़ार से ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलती है, अभी भी नहीं मिलती है और उस टाइम भी नहीं मिलती थी। महंगाई बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, एजुकेशन भी बढ़ती जा रही है, बस सैलरी का जो स्केल है ना, वो पहले भी वही था और आज भी वही है। सैलरी नहीं बढ़ रही है प्राइवेट जॉब से करके। तो वहाँ पे जब मैंने जॉब करना शुरू किया वोडाफोन वगैरह में, तो वहाँ तो मेरी और ड्यूटी बढ़ गई। सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक फटाफट काम करके जाओ, सुबह जल्दी उठो फजर में, उसके बाद फटाफट से घर का काम करो, पकाने का दोपहर का पका के रखो, शाम को आओ 6 बजे तो सीधा आके खाना बनाने का, और इशा के बाद खा के जो सोते थे सीधा
फजर में आँख खोलती थी, पता ही नहीं होता, मतलब ज़िंदगी नहीं थी, वो एक मशीन की तरह ज़िंदगी कट रही थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम पिस रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमारी ये लाइफ है या मशीन की तरह है। मैं समझती हूँ कि मेरी जैसी हज़ारों लेडीज़ की यही कहानी होती है। लेडीज़ की नहीं, मतलब इवन जेंट्स की भी यही कहानी होती है। हमारी लाइफ बस इसी तरह चलती रहती है। सुबह उठे, काम करा, फटाफट ये काम करा, ये उसके बाद ये काम करा, घर का काम करने का, बाहर का काम करने का, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने का, जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए तैयार होने के, वापस आओ फिर घर देखने का, खाया पिया सो गए, बस यही हमारा रूटीन होता है। तो मुझे उस टाइम रियलाइज हो चुका था मुझे कि मैं इस तरह से अपनी लाइफ नहीं गुजार सकती, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, 1 महीने तक मैं मेहनत करती हूँ और 1 महीने की मेहनत करने के बाद जो पैसा आता है उसके तो जाने के रास्ते पहले ही चले आते हैं कि ये इसको देना है, इतने इसको देना है, इतने इसको देना है, इतने इसको देना है। तो मैंने पूरी मेहनत, पूरे महीने जो मेहनत करी, उसके बावजूद भी मेरा हाथ खाली है। मैंने कहा नहीं भाई, अब इस तरह नहीं चलेगा, मेरे से जॉब वगैरह नहीं होगी। एक तो मैं बच्चों को नहीं देख पा रही हूँ और बच्चों को मेरे अलावा कोई था भी नहीं देखने वाला। इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, जॉब वगैरह मेरे बस की बात नहीं है, जॉब नहीं करना, और जॉब से कुछ होगा भी नहीं। 8-10 हज़ार रुपये से मेरी फैमिली का सिर्फ खर्चे पूरे हो सकते हैं, ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, ना ही मेरे बच्चों को एक्सपेक्टेशन जो मुझे उनको हायर एजुकेशन दिलानी है या बिजनेस कराना है वो मैं खुद में नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि यहाँ तो मैं महीना भर मेहनत करती हूँ, उसको खर्च कर देती हूँ, फिर अगले महीने की तैयारी में लग जाती हूँ, बस यही सर्कल मेरा चल रहा है। इसके लिए फिर मैंने सूरत में एक कपड़ा बनता था, मुझे पता चला, कुछ मैंने देखा, न्यूज़ वगैरह पे भी देखा कि सूरत में बहुत ज़्यादा कपड़ा का बिज़नेस होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहीं रहते थे, उन्होंने सारी 15 साल से मार्केटिंग वो यहीं करते थे। तो मैंने सोचा चलो अपन भी कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो 2017 में जैसे ही मैं आई तो 2-3 महीने स्ट्रगल किया मैंने जॉब में, उसके बाद मैंने कपड़े के बिज़नेस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करा। और धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू करा, गूगल पे सर्च करा, मैन्युफैक्चरर निकाले, नंबर निकाले। और उस टाइम इतना, क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस का इतना क्रेज़ नहीं था, तो मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट करना शुरू करा, तो वहाँ से ऑर्डर भी आना स्टार्ट हुआ। तो जब जैसे ही पहला ऑर्डर आया, वहाँ से मोटिवेशन मिलना शुरू करा। मोटिवेशन मिलना, क्योंकि एक भी उस टाइम ऑनलाइन पे आज इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और वगैरह, इतना जब उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, आप एक पोस्ट डालते थे। उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक ऑर्डर के ऊपर मैं 500 रुपये तक कमा लेते थे। धीरे धीरे ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ और ग्रो हुआ और ताहा फैशन ब्रांड मेरा बन के तैयार हुआ। और मैंने इस बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाया, इंडिया में ही नहीं बल्कि मैंने फ़ॉरेन के 10-12 ऐसे कंट्रीज़ होंगे जिनमें माल मैंने एक्सपोर्ट किया। पिछले 7-8 साल के अंदर मैंने इस बिज़नेस में खूब पैसा कमाया और खूब अपने बिज़नेस को चलाया। और मतलब एक स्टेज आप कहाँ से शुरू करते हो ना, कि एक वो टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था कि 1 महीने में 1 ऑर्डर आता था मेरा, सिर्फ महीने का, सिर्फ अगर मैं उसके ऊपर 400-500 कमा रही हूँ तो स्टार्टिंग हमेशा हमारी शुरू से छोटे से ही होती है। तो मैंने महीने में अगर 1 ऑर्डर लिया तो उस पर मैं 400-500 रुपये कमा रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी, कोशिश मैं मेहनत करती गई। मैंने फेसबुक के ऊपर उस टाइम पोस्ट करना स्टार्ट करा, ग्रुप ज्वाइन किए, वहाँ से मैंने लोगों को कनेक्ट करना शुरू करा, अपना इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग स्टार्ट की। कंटिन्यू जब मेरी कंसिस्टेंसी बनती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, मेरा बिज़नेस ग्रो होता गया। और फिर मैंने इंडिया मार्ट पर भी किया, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट मिले और मेरे लगभग 10-12-15 कंट्रीज़ में मैंने माल भी एक्सपोर्ट किया। लेकिन जिस टाइम कोविड से पहले मेरे घर में 1-1.5 लाख रुपए का माल पड़ा रहता था मेरे क्लाइंट का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, फ्रांस और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में, यूएई वगैरह में मैंने माल डाला। तो जैसे ही कोविड आया, कोविड के टाइम पे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत सारा पैसा कमा चुकी थी। और उस टाइम पे भी जब लोगों के ऑफलाइन बिजनेस नहीं चल रहे थे, क्योंकि मेरा ऑनलाइन था, तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उस कोविड में भी मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। और कोविड के अंदर भी जब सब कुछ बंद था, और उस टाइम मैंने बहुत सारा आराम से अपनी लाइफ गुजारी, कि सूरत में ही लोकल बिजनेस था। इसके लिए डीलर वगैरह जो थे, तो मुझे उन्होंने लॉकडाउन में भी उन्होंने मुझे माल निकाल के दिया। और ईद आया उस टाइम भी, तो वो भी मेरे ऑर्डर डिस्पैच हुए। मेरा काम उस टाइम इतना अच्छा सेट हो चुका था। और मैंने वहाँ पर भी, जब किसी का खुद का, मैं घर के खर्चे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब लोगों के ना पास खाने को नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था, बिजनेस नहीं था, उस टाइम अल्लाह ताला ने जो मैंने पीछे स्ट्रगल की थी
उसका सिला अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा दिया कि कोविड जब हर दुनिया में हर कोई परेशान था, हाहाकार मचा हुआ था, लोग अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहे थे, खाने के लिए जूझ रहे थे, तब भी उस टाइम अल्लाह ताला ने मुझे इतना दे चुका था कि वो मेरा पहले ही इंतज़ाम उसने कर दिया था कि मैंने कोविड में 2 साल जो इतना स्ट्रगल में गुजरा, मैंने आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी फैमिली के साथ। फिर जैसे ही कोविड आया और जो ऑनलाइन बिजनेस ने बूम करा, उसके बाद फिर ये जो हर एक कोई फिर ऑनलाइन होता गया, सारे कंपनी सारे बिजनेस धीरे धीरे ऑनलाइन आते चले गए और उस टाइम फिर कंपटीशन बढ़ता गया। धीरे धीरे ये बिजनेस जो था फिर वो स्लो होता गया और इसमें कंपटीशन बढ़ता चला गया। तब मैंने पहले तो ये सोचा कि चलो ठीक है, चलाया, उसको चलाने की कोशिश की, लेकिन जितना मैं कमा रही थी ना कि उसी टाइम मैं महीने का 50,000, 60,000, 70,000 भी कम उतार लेती थी। इस बिजनेस से मैंने इतना कमाया घर में बैठ के। आप सोचो कि एक हाउस वाइफ जिसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी, कोई समझ रही थी कि वो क्या करेगी लाइफ में, क्या नहीं करेगी, जिसको 8-10 हज़ार रुपये के लिए जो स्ट्रगल कर रही थी, वो घर में बैठ के उस टाइम 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक कमाए मैंने घर में बैठ के महीने के। लेकिन जैसे ही कोविड आया और उसने मेरा बिज़नेस के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला, फिर धीरे धीरे मैंने अपने बिज़नेस को अप करने की कोशिश करी, कुछ सोचा कि मैं इसको किस तरह से ग्रो करूं। इसलिए मैंने इंडिया मार्ट पे किया। इंडिया मार्ट पे भी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ओके था, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ इंडिया मार्ट पे डाल के। मुझे नए क्लाइंट वहाँ से मिले, यूरोप वगैरह से और क्लाइंट मुझे मिले। लेकिन मेरा जो क्लॉथिंग का जो बिज़नेस था वो B2B था। मैं डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं बेचती थी, मैं रीसेलर को बेचती थी और रीसेलर थे वो अपने कस्टमर को बेचते थे। तो मेरा B2B बिज़नेस था। इसके लिए मुझे फिर क्या हुआ, हर लेडीज़ ने कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। हर कोई अपना इंस्टाग्राम पे पेज बना के बेचने लगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना के बेचने लगा। इस तरह से मेरे बिज़नेस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। तब मैंने सोचा कि चलो अभी ये बिज़नेस में धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, तो अपना जिस तरह से सूरत में मैं रहती थी, तो सूरत में पता था मुझे मैन्युफैक्चर लोग यहाँ पे अपना माल बनाते, तो मैं भी लाओ अपना स्टार्ट करती हूँ कुछ। तो मैंने भी सोचा कि लाओ नवरात्रि का टाइम आता है, चलो अपना प्रोडक्ट हम निकालते हैं, अपना प्रोडक्ट हम बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद का माल बेचेंगे। लेकिन क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में घुसते नहीं हो ना, तब तक आपको कोई नॉलेज नहीं होती। जब आप उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हो तब आपको पता चलता है कि ये क्या है। तो मैंने भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। नवरात्रि का टाइम था, मैंने कहा चलो नवरात्रि के कुछ लहंगे चोली मैंने बनाए, माल भी बन के आ गया। 20 मैंने स्टार्टिंग में बनाए एज ए सैम्पल। लेकिन जब वो माल जैसे ही आया, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी हुई कि मैं इसको माल को बेचूंगी कैसे, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना स्ट्रिक्ट हो चुका था जब तक कि हम उस तरह से जैसे पहले हम काम करते थे वैसे फेसबुक पे काम नहीं कर सकते थे, और कंपटीशन में इतना बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन। तो मैंने सोचा कि उस टाइम मैंने सूरत की किसी भी एजेंसी, डिजिटल एजेंसी से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि हम आपका सोशल मीडिया हैंडल करेंगे। सीधी सी बात है कि मेरा प्रोडक्ट तो जब बिकेगा ना, जब वो सोशल मीडिया पे दिखेगा। तो सोशल मीडिया तो हैंडल करना मुझे आता ही नहीं था कि किस तरह से ग्रो करा जाता है। आता था बट इतना नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, इसलिए मैंने वो अपना बिजनेस कर लिया था। लेकिन अब कोविड के बाद इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि मुझे वो फिर इस तरह से करना नहीं आता था जिस तरह से मैं जल्दी सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकूं। तो सोशल मीडिया एजेंसी को कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आपकी रील बनेगी, रील बनाने का इतना लगेगा, सोशल मीडिया हैंडलिंग का इतना लगेगा, वेबसाइट का आपका इतना लगेगा। ओवरऑल जो एक्सपेंस था उन्होंने 50,000 रुपये का मुझे खर्चा बता दिया कि 50,000 रुपये अगर आप दोगे खर्च करोगे तो वहाँ आपका सोशल मीडिया हैंडल करेंगे, आपकी रील आकर शूट करेंगे और सोशल मीडिया आपका बिल्ड करेंगे। तो भाई सोशल मीडिया एक महीना तो बिल्ड होता नहीं, सोशल मीडिया को बिल्ड होने में तो टाइम लगता है, 2-3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने भी लग सकते हैं या साल भर भी लग सकता है। तो इतना तो मेरे पास नहीं था कि मैं 50,000 रुपये का इनकम से पहले मैं 50,000 रुपये महीने का एक्सपेंस अफोर्ड कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो नहीं हो पाएगा अपने से, लो अब माल किस तरह से बेचने का। बाहर वो बिज़नेस उस टाइम चल रहा था धीरे धीरे, तो वो बिज़नेस को, माल को मैंने अपने कस्टमर क्लाइंट वगैरह को भेज के, फ़ोटो वगैरह डाल के, अपने ग्रुपों में डाल के वो माल को मेरा निकाल दिया, और वो अल्लाह का शुक्र वो माल मेरा निकल चुका था। उस टाइम फिर मुझे एक कंपनी के बारे में पता चला, मतलब पता तो मुझे पहले ही चल चुका था, लेकिन मैं अपने उस टाइम बिजनेस में इतनी बिजी थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस दूसरे किसी ऑप्शन की तरफ ध्यान दूँ, तो मैंने उसको इग्नोर किया। फिर मुझे उसके बाद
2-3 महीने के बाद, क्योंकि मेरा प्रोफाइल जो था वो पब्लिकली हो चुका था, लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जानते थे मेरे क्लॉथिंग बिजनेस की वजह से, और इंडिया मार्ट पे भी, गूगल पे भी, सब पे मेरा प्रोफाइल था, तो लोग मुझे अप्रोच करते थे ऑनलाइन ही। तो मुझे फिर किसी ने बताया कि इस बिज़नेस के बारे में, आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में, लेकिन उस टाइम भी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं खुद का मैन्युफैक्चरिंग करने बैठी, जब मुझे नीड हुआ कि मुझे सोशल मीडिया हैंडलिंग करना है या मुझे वेबसाइट बनवानी पड़ेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी ये आई। फिर किसी ने मुझे आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में बताया, तो मैंने वो वेबिनार अटेंड किया, और वेबिनार अटेंड करने में मुझे पता चला कि कंपनी जो है वो कौन कौन से कोर्स दे। तो उस कंपनी के कोर्सेज मैंने जब लिस्ट में देखी तो उसमें सोशल मीडिया हैंडलिंग भी था, वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी था, गूगल ऐड भी था, मेटा ऐड भी थे। मतलब एक जो बेस होता है ना एक बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए, वो सारे कोर्सेज उसके अंदर थे। और मैंने उसी टाइम वो सारा PDF वगैरह देख के, सारे कोर्सेज वगैरह देख के, और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो मुझे थी ही थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने उसको ध्यान नहीं दे रही थी, उसके ऊपर फोकस नहीं था मेरा उसके ऊपर, मेरा फोकस सारे मेरे बिजनेस के ऊपर था, तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी। फिर जब मुझे नीड हुई इस चीज़ की कि नहीं मुझे ये सीखना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगा कि क्योंकि मैं एजेंसी से बात कर चुकी थी, वो 50,000 रुपये ले रहे थे मेरा हैंडल करने का। तो सोचो अगर मैं 1 साल के लिए उनको कितना, तो 5 लाख रुपया मेरा हो गया, तब कहीं जाके मेरा सोशल मीडिया बिल्ड होता। और यहाँ मुझे कंपनी से 22,000 में सारे कोर्सेज दे रही थी जो मैं अपना बिजनेस को ग्रो कर सकती थी। तो फ़ायदे का सौदा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको ऑन द स्पॉट आई डिजिटलप्रेन्योर में एनरोलमेंट कर लिया। आई डिजिटलप्रेन्योर में एनरोलमेंट करने के बाद और यहाँ से चीज़ें सीखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि क्लॉथिंग का बिज़नेस में जितना अभी कंपटीशन होता जा रहा है दिन ब दिन, कि लोग उसमें 50-50 रुपये पे नहीं बल्कि 20-20 रुपये के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा इससे बेटर है कि ये काम अच्छा है कि आप अगर किसी का एक सोशल मीडिया हैंडल करो, उसको सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए आपको किसी का मिल जाए, तो आप वहाँ से 50,000 नहीं तो कम से कम 20-25,000 रुपये ही या 15-20,000 रुपये भी आराम से ले सकते हो। तो उसको सब आई डिजिटलप्रेन्योर में एनरोलमेंट करने के बाद और उस सब चीज़ों को सीखने के बाद मैंने अपने क्लॉथिंग के बिज़नेस को साइड में कर दिया। जो मेरा 8-10 साल का ब्रांड था, अगर आप चाहो तो अभी भी ताहा फैशन सूरत को गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंडिया मार्ट, गूगल प्रोफाइल, सब कुछ, मेरा नंबर, मेरी वेबसाइट, सब कुछ आपको वहाँ से मिल सकता है। लेकिन मैंने उसको 8-10 साल के पूरे जमाए बिज़नेस को मैंने साइड में कर दिया। मैंने कहा ये बिज़नेस में ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें मैं ज़्यादा स्केल कर सकती हूँ, और इससे मैं जो अब तक ड्रीम में पूरे नहीं कर पा रही थी उस बिज़नेस में, अल्लाह का शुक्र है मैंने उस बिज़नेस से बहुत अच्छा कमाया, बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा अपने घर को, फैमिली को रखा। लेकिन जो इस बिज़नेस में आके मुझे पोटेंशियल दिखा कि ये बिज़नेस मेरे लिए ये है कि अगर मैंने महीने के 2 क्लाइंट भी, 3 क्लाइंट भी मिले, कम से कम मैं चार्ज करूँगी ना उनसे, तो भी मैं 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकती हूँ घर में बैठ के, और अपने बच्चों का फ्यूचर भी मैं उसमें कर सकती हूँ, क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जिसमें बच्चे भी इसमें आराम से सीख सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली 50 स्किल्स हैं तो वो मैं सब तो सही सीख सकती, कोई भी बंदा, मैं क्या, कोई भी नहीं सीख सकता 50 स्किल। तो मैंने कुछ स्किल्स, एक पर्टिकुलर स्किल, 1-2 स्किल्स मैंने उठाई, मेरे हस्बैंड ने भी लर्न किया, मेरे बच्चों ने भी लर्न किया, और वीडियो एडिटिंग भी उसने सीखा, और मेरी बेटी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीखा। तो हम सब ने ही मिलके अपनी एक एजेंसी का नाम दिया जिसको हम कहते हैं AS डिजिटल एजेंसी। और ये जो सेटअप आप देख रहे हो, अल्लाह का शुक्र है, जिस स्टेज पे मैं थी और जहाँ पर मैं आज हूँ, यहाँ से मैंने बहुत अच्छी इनकम भी करी, और वो हर चीज़ खरीदी जो मुझे चाहिए था। और मैं आपको जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं जहाँ रहती थी वो भी मैंने आपको बताया, मैंने किस किस जगह पे मैं रह के आई हूँ वो भी मैंने बताया। जहाँ घर में टॉयलेट बाथरूम भी नहीं था, मैं वहाँ पर भी रह के आई हूँ, और अब मैं कहाँ रह रही हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन एक सब्र होता है ना, सब्र और शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हर हाल में, जिस हाल में वो आपको रख रहा है आप हर हाल में उसका शुक्र अदा करिए। और अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है। वक्त कभी किसी का एक सा नहीं रहता, वक्त का पहिया घूमता रहता है, और इस पहिए में कभी कोई ऊपर है और कभी कोई नीचे होता है। तो हालात आपके आज कैसे भी हैं, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कल को, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा मौका ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको दे जहाँ से आपको अपनी ज़िंदगी सुधारने का मौका मिले। तो उस मौके को कभी गंवाना मत, और अगर कोई मौका आए ज़िंदगी में तो उसको ज़रूर ग्रैब कर लेना और अपनी लाइफ को ज़रूर बदलने की कोशिश करना।
मैं आज यहाँ पे हूँ, आप ये देख पा रहे हो मेरे घर में। अभी भी जब वो टाइम था कि मेरे पास, जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा था, मेरे पास एक ढंग का ऐसा कोई एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं रील शूट करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकूं। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर में 2-2 लैपटॉप, 1 पीसी, 4-4 मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, सब कुछ फैसिलिटी, इतना सब कुछ है मेरे पास। अल्लाह का शुक्र है, उसका आपका लाख लाख शुक्र एहसान है कि मैंने कभी उससे कोई शिकवा नहीं किया, कभी उससे कोई शिकायत नहीं की कि उसने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया। जो भी दिया उसकी मर्ज़ी है, वो मालिक कायनात है, मालिक मखलूक है, जिसको चाहे वो दे सकता है, जिसको चाहे वो ले सकता है, सब कुछ उसी का है। तो अगर आप अपने लाइफ में ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो या रिलेट कर पा रहे हो मेरी इस स्टोरी से, तो कभी भी आप मायूस मत होइएगा। हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करिए, क्योंकि आने वाला वक्त तो वो ज़रूर आप अपनी नमाज़ों में उससे दुआ कीजिए और उससे मांगिए, वो ज़रूर दुआओं को कबूल करने वाला है और अपने हर बंदे को नवाजने वाला है। आज आपका दिन ज़रूर ख़राब हो सकता है, आज आपका वक्त ख़राब ज़रूर हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त ज़रूर बदलेगा, वो आने वाले टाइम में आप ज़रूर बदलेगा। उससे मायूस नहीं हो, क्योंकि मायूसी एक मुसलमान के लिए कुफ्र है। और मैंने इस आइडियलप्रेन्योर में बहुत अच्छी इनकम भी की है। मैं इनकम को डिस्क्लोज़ करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं वो शो नहीं कर सकती आपको, लेकिन आप मेरे रहन सहन से ही आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा कि झूठ नहीं है, ये सब कुछ आपके सामने ही है। सब आज मैं सोशल मीडिया पे बोल पा रही हूँ, सोशल मीडिया अपना बिल्ड कर पा रही हूँ। आप लिंक्डइन पे जाके देखो, मेरा लिंक्डइन जैसे प्रोफाइल पे मेरे अप्रॉक्सीमेटली 1500 अभी भी फॉलोअर्स हैं। इंटरनेशनली वहाँ भी लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं और मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। और अभी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे लाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा कोर्स इस पे लाने वाली हूँ जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और अगर आपके नियर एंड डियर में कोई बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेट फेस कर रहा है, तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करेगा। हो सकता है मेरी स्टोरी उसको इंस्पायर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अल्लाह हाफिज़।